Good morning to all of my dear students. पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस को पढ़ा था और उसके कॉन्सेप्ट को समझा भी था, जो कि स्नेल्स नामक साइंटिस्ट ने लॉ दिया था। वो था साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। स्नेल्स का नियम क्या था? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू वन। इसी चीज को लिख सकते हैं म्यू टू बाय म्यू वन। यह बात हम लोग को पता था। इसी चीज को ऐसा भी लिखते हैं हम लोग, यानी ये हम लोग जानते हैं। इसी चीज को थोड़ा मॉडिफाई करें, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। आइदर ये लिखो चाहे ये लिखो, बोथ आर सेम। इससे एक स्टेप ये आगे है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। ये भी स्नेल्स लॉ है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो सर प्रश्न उठता है कौन सा लिखे? कुछ भी लिखो जो तुम्हें सुविधा लगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आप ये लिखोगे तो फार बेटर होगा। ये बड़ा आसान है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल। आसान होता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। दो मीडियम रहेगा तो आप किसी तरह से लिख लोगे। अगर दो से ज़्यादा मीडियम रहेगा तो लिखने में दिमाग लगाना पड़ता है, बट इस स्टेप में दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। स्नेल्स लॉ के म्यू, जिस पहला मीडियम लो पहले एंगल ले लो, दूसरा मीडियम लो दूसरा एंगल, अगर तीसरा भी मीडियम है तो तीसरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर एंगल, चौथा भी है तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं। यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है उसी का एंगल लेना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है उसी का एंगल लेना है। तो ये तुम्हारा स्नेल्स लॉ था और इसको अच्छी तरह से तुम लोग पढ़ चुके हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशंस पर। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्नेल्स लॉ? तो इसका आंसर है बहुत सारा एप्लीकेशंस है स्नेल्स लॉ का। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे जो सब इम्पोर्टेंट है। स्नेल्स लॉ का क्या एप्लीकेशंस है? पहला एप्लीकेशंस है स्नेल्स लॉ कैन बी यूज। स्नेल्स के नियम को यूज कर सकते हैं। स्नेल्स के नियम को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट मीडियम। पहले मीडियम से लास्ट मीडियम में स्नेल्स का नियम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए एक मीडियम, दो मीडियम, तीन मीडियम, चार मीडियम है, तो पहला मीडियम और डायरेक्ट लास्ट मीडियम के लिए स्नेल्स लॉ को लगा सकते हैं। इस बात को प्रूव भी करेंगे। देखना है, हिंदी वाले लिखो। स्नेल के नियम का उपयोग सीधे प्रथम माध्यम से अंतिम माध्यम के लिए किया जा सकता है। फिर से मिला लेना। स्नेल के नियम का उपयोग सीधे प्रथम माध्यम से अंतिम माध्यम के लिए किया जा सकता है। तो ये देखिए पहला माध्यम है, स्नेल्स का नियम लगा रहे हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का आई, उसी का एंगल ले लिए। लास्ट में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल ले लिए। तो लगा सकते हैं। अगर बहुत सारा मीडियम तुम्हें दिया हुआ है
अगर प्रथम मीडियम से लास्ट मीडियम तक जाना है आपको तो पहला मीडियम और अंतिम के लिए आप लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका प्रूफ कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए ये पहला मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरा मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तीसरा मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, चौथा मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4 है। कोई रे आया, किधर जाएगा? नॉर्मल चाहिए। क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए। उसके बाद गाड़ी चला के देखेंगे, चक्का जाम किया यानी रे बेंड करेगा, बेंड करके यहाँ पहुँच गया। अब डिसाइड करना ये है रेयर या ये डेंसर। दिया नहीं है, अपने हिसाब से खींच सकते हो। ये लग रहा है ज़्यादा डेंसर है और ये क्या लग रहा है? रेयर है। तो डेंसर से आया 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 आया, यहाँ थोड़ा सा कम डेंसर है, इसके रिस्पेक्ट में ये रेयर है तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल से दूर भागते हुए यहाँ पर आया। अब ये रेयर है और ये डेंसर है, ये डेंसिटी को बता रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी को। ऐसे एग्जाम में दिया रहेगा कौन μ1 बड़ा है μ2 बड़ा है क्या है। गाड़ी चलाए, चक्का जाम किया, रे बेंड कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन हुआ। एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस को R से दिखाए हैं। तो देखिए ये R है तो ये भी R होगा। कैसे? ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर इस तरह से कट करेंगे तो जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है वही एंगल ये होगा। इसका मतलब तुम देखो ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है और ये कट किया है। जो एंगल ये होगा वही ये होगा, जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा, जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा, जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा। कोई दिक्कत नहीं, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं था हमको। अब इस फेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का रोल R कर रहा है। क्या कर रहा है? R। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लो R2 या R1 भी मान सकते हो, जो भी मानना है मान लो, I भी मान सकते हो, जो आपको मानना है। R2 है तो ये भी उसी तरह R2 हो जाएगा और यहाँ फाइनली R दिखा दिए हैं। तो इस बात को प्रूव करेंगे कि हम लिख सकते हैं कि नहीं, μ1 sin I इज इक्वल टू μ4 sin R फॉर फर्स्ट सरफेस। पहला सरफेस लो, कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शंस हुआ? एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, ने तीन सरफेस पे रिफ्रैक्शंस हुआ है। तो तीनों सरफेस पर रिफ्रैक्शंस का स्नेल्स लॉ लगाते हैं। फॉर फर्स्ट सरफेस प्रूफ के लिए, प्रथम सतह के लिए, प्रथम सतह के लिए। तो पहला सतह के लिए यहाँ पर लिखे हैं, इसको अब मिटाता हूँ। तो देखिए फॉर फर्स्ट सरफेस प्रूफ में लिखेंगे, लिखा हुआ हो सकता है दिखाई नहीं दे, फॉर फर्स्ट सरफेस, प्रथम सतह के लिए, यानी इसके लिए लो स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। तो क्या कहता है? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 उसी का एंगल कितना है? I बराबर होगा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे का एंगल साइन R। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। कोई दिक्कत? अब उसी तरह से सेकेंड सरफेस के लिए, फॉर सेकेंड सरफेस, इसको पॉज करके लिख लेना। ये फिगर के नीचे ये जो लिखे हैं, लग रहा है छोटा अक्षर है, उसको लिख रहे हैं।
फिर से प्रूव कर दे रहे हैं इसको। तो सेकेंड सरफेस के लिए आइए, यहाँ पे इस जगह रिफ्रैक्शंस होगा, ध्यान दो। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, एंगल r, तो साइन r इज इक्वल टू, यहाँ आइए सेकेंड सरफेस में इसके लिए μ3 एंगल r2, इक्वेशन सेकेंड हो गया। सेकेंड इक्वेशन, अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इस सरफेस के लिए ले रहे हैं, फॉर थर्ड सरफेस, तीसरे सतह के लिए, जिसका रिफ्रैक्टिव स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, वही साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, आसान तरीका से लगा रहे हैं। μ3 एंगल साइन r2 इज इक्वल टू μ4 एंगल साइन r, इक्वेशन थर्ड। कोई दिक्कत? तो अब तुम देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, पहला दूसरा तीसरा। अब इसको तुमको नहीं लिखना, यहाँ लिख दिए। तो पहला दूसरा तीसरा से देखिए, ये और ये बराबर है, यानी आप लिख सकते हो μ1 साइन i बराबर है किसका भाई? μ2 साइन r के। कोई दिक्कत? μ2 साइन r बराबर है किसका? μ3 साइन r2 का। μ3 साइन r2 किसका बराबर है? μ4 साइन r का। यानी ये वाला, ये आपस में सभी क्या है? इक्वल है। हेंस अतः μ1 साइन i ये बराबर हो सकता है किसका? μ4 साइन r का। यही तो प्रूव करना है। यानी बहुत सारा मीडियम दिया हुआ है, बहुत सारा मीडियम दिया हुआ है, बहुत सारा मीडियम दिया। डायरेक्ट तुम फर्स्ट से लास्ट में लगा सकते हो, या फर्स्ट से सेकंड में लगा सकते हो, फर्स्ट से थर्ड में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। चलो पॉज करके वीडियो लिख लो, मिटाता हूं। अब अगला चलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शंस फॉर एन मीडिया। बहुत सारे मीडिया है। मीडिया कहते हैं, जैसे मीडियम है वो सिंगुलर है, मीडिया उसी का प्लुरल है। मीडियम मतलब माध्यम, मीडिया मतलब माध्यमों। तो दूसरा हेडिंग लगाएंगे, लिख देते हैं एन माध्यमों के लिए अपवर्तन। जब एन माध्यम रहेगा तब अपवर्तन कैसे होगा, मैंने दिखाने का कोशिश किया है फिगर में। पहला मीडियम, दूसरा मीडियम, तीसरा मीडियम, इसके बीच में बहुत सारे मीडियम करते करते एनवा मीडियम है ये।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के हिसाब से μ1 μ2 μ3 करते 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 μn तक। फिर उसी टाइप से कौन डेंसर है कौन रेयर है, अपने मन से रे को टेढ़ा मेढ़ा कर दिए, चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो रेयर भी हो सकता है और डेंसर भी हो सकता है किसी के रिस्पेक्ट में, इसीलिए अपने मन से रे को सीधा नहीं खींचना है, इधर उधर करते करते यहाँ तक आ गए। तो उसी तरह से जैसे अभी हम लोग देखे क्या निकला था, पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी का एंगल स्नेल्स लॉ को यूज करने पर, फिर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी का एंगल ये sin I2, फिर ये सरफेस हो गया। अब इस सरफेस पर आइए, पहला मीडियम गोली मारो, उसी तरह से लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए μ1 sin I1 बराबर μ2 sin I2 इक्वेशन फर्स्ट। फॉर सेकेंड सरफेस इस पर आइए, लिखाइए क्या हो जाएगा, μ2 एंगल ऑफ इंसिडेंट sin I2 क्या हो जाएगा, μ3 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I3 इक्वेशन सेकेंड। फॉर थर्ड सरफेस तीसरे सतह पर आइए, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3, सब स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं, μ3 एंगल I3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो इसका μ4 है, μ4 μ4। अब डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से करते करते R4 है तो ये क्या हो जाएगा, sin I4 फॉर nth सरफेस, nth सतह के लिए क्या लिखेंगे, साइन, यहाँ पर आइए μ4 है, μ4 दे दो, एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन I4 और इधर कितना μn साइन IN4। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सबसे लेके चलिए, लिखते जाइए, μ1 साइन I1 तुम बराबर है μ2 साइन I2 का। अब μ2 साइन I2
तुम बराबर हो म्यू 3 साइन आई 3 का। अब म्यू 3 साइन आई 3 तुम बराबर हो किसका, म्यू 4 साइन आई 4 का। तुम बराबर हो किसका, म्यू 4 साइन आई 4। तुम बराबर हो म्यू n साइन आई n का। बीच में काफ़ी डॉटेड लाइन भी आएगा। एनमे के लिए है, और भी टर्म बीच में आ सकता है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं म्यू n आई म्यू n साइन आई n। तो ये भी एप्लीकेशंस हुआ। पहले का, दूसरे का, तीसरे का करते करते एनमे का सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। लिख लिया? बहुत आसान है। अब है क्वेश्चन ऑन स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम पर प्रश्न, यानी इसके नियम पर क्वेश्चंस कैसा कैसा पूछेगा। तो क्वेश्चन का हेडिंग लिखिए, उसके बाद लिखिए इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। दिए गए चित्र में थीटा का मान ज्ञात करें। दिए गए चित्र में थीटा का मान ज्ञात करें। तो पहला नंबर तुमको चित्र दे रहे हैं, एक मीडियम है ये, ऊपर ये रेयर है, नीचे ये डेंसर है। रे ऑफ लाइट आया, नॉर्मल वाला है, एंगल ऑफ इंसिडेंट था 60 डिग्री। तो ऑब्वियसली है रे बेंड करेगा, तो ये एंगल कितना होगा थीटा, ये निकालना है। कितना होगा वो निकालना है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3। तो ऑब्वियसली है 1 कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रेयर है, ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डेंसर है। तो आपको एंगल निकालना है। तो ये एंगल कौन बताएगा, स्नेल का नियम। जहाँ कहीं भी रिफ्रैक्शंस हो तो रिफ्रैक्शंस का लॉ लगाना है। तो लॉ कौन सा, स्नेल का नियम। तो हम लोग लिखेंगे बाय स्नेल्स लॉ, या इसी चीज को हिंदी में इसको कहेंगे स्नेल के नियम से, या इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम से। अब वर्तन का नियम क्या कहता है, तो आपको दो चीज बताए हैं, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, या कोना कोनी जब गुना किए थे तो इसको μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, μ2 साइन आर। इधर ये लगा सकते हैं, ये दोनों स्नेल्स का नियम है। एग्जाम में कौन लिखेंगे, जो मन में आएगा वो लिख दो। ये वाला आसान है। देखिए जिस एंगल का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल।
इसलिए जब भी हम पर्सनल स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो यहीं से लिखेंगे। एक स्टेप इससे आगे भी हो जाएगा, थोड़ा कम लिखना भी पड़ेगा, चीज़ों को अच्छे ढंग से लिख भी लेंगे। तो स्नेल्स लॉ लगा देते हैं फटाक से। μ1 साइन एंगल इसी का 60 डिग्री, μ2 एंगल इसी का साइन थीटा। हियर μ1 कितना है 1 साइन 60 √3/2, μ2 √3 है साइन थीटा, √3 कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1/2 = साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा = 1/2। अब देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा दिए, साइन थीटा 1/2 आपको पता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी 1/2 जी तुम बराबर हो किसका साइन 30 का, यानी तुमको जो हम देखेंगे ना 1/2 तुम्हारे बदले ये भी लिखेंगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसलिए सर तो 1/2 दिखाई दिया तो इसके बदले तुम ये लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 को रिप्लेस करते हैं साइन 30 के टर्म में, तो इसीलिए साइन कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, थीटा विल 30 डिग्री। तो इस तरह से तुमने निकाल लिया थीटा 30 डिग्री है। फटाक से वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और लिखो। लिख लिया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये पहला मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, दूसरा मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 3। आया नॉर्मल ड्रॉ किए, रे बेंड किया, रे बेंड किया, ये 30 डिग्री है तो ये थीटा कितना होगा, इंसिडेंस एंगल पूछ रहा है, बना लेगा। तो फिर उसी तरह से बाय स्नेल्स लॉ लिखो फटाफट यहाँ से, μ1 साइन उसी का एंगल, μ2 साइन उसी का एंगल, μ1 साइन थीटा = μ2 √3 साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 साइन थीटा = √3/2, थीटा = √3/2। तो अब जानते हो तुम साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, यानी √3 जी तुमको हम लिख सकते हैं साइन 60, √3 जी तुमको हम लिख सकते हैं साइन 60। इसलिए यहाँ पर साइन थीटा = इसको लिख सकते हैं साइन 60, साइन साइन एलिमिनेट हो जाएगा, थीटा = 60 डिग्री। टाक से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज करो वीडियो को, लिख डालो।
लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। हिंदी, दिए गए चित्र में द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। ये पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए हैं तुमको, मान के चलो 1 है। दूसरा मीडियम जो है इसका क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रे आया, नॉर्मल ड्रॉ किए, ये एंगल मान के चलो, थोड़ा सा फैला देता हूँ, तो ये एंगल तुम्हें 53 डिग्री है, तो ये बेंड करेगा। और ये जो एंगल है ये 37 डिग्री है, 37 डिग्री है। तब μ2 कितना होगा वो निकालना है। निकाल लोगे, ध्यान से देखिए, आपको बताए हैं, पता होना चाहिए। साइन 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3/5, साइन 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5। लगाइए, लाओ, बनाइए। क्या करें सर, कुछ भी कहे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही सभी का रिलेशंस तो स्नेल्स लॉ में है। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, या μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। तो सब रिलेशंस तुमको दिख रहा है, 3 चीज दिया रहेगा, चौथा उसी से निकलेगा। उसी तरफ से तुम तुरंत बना लेगा बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल के नियम से या उपयोग करने पर, फटाक से लिखो, आंख बंद करो। मीडियम लिया μ1 साइन एंगल कितना 53 डिग्री, μ2 साइन एंगल कितना 37 डिग्री। फटाक से μ1 का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 साइन 53 का मान 4/5, तो 4/5 इज इक्वल टू μ2 निकालना है, पता नहीं है, μ2 रहने दिए। साइन 37 का मान 3/5 नीचे नीचे है, कैंसिल हो जाएगा। तो μ2 यानी यहाँ पर आया 4 इज इक्वल टू 3μ2, इसीलिए 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी 4/3 इज इक्वल टू μ2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टाइप, इन द गिवन फिगर फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। हिंदी वाले जहाँ द्वितीय लिखे हैं वहाँ
प्रथम कर दो, जहाँ द्वितीय लिखे हैं वहाँ प्रथम कर लो। वीडियो को पॉज करो, उतारो। उतार लिया होगा। ये क्वेश्चन खुद बना लेना। इसमें μ1 जो दिए थे 1 वही निकालना है, वो नहीं दिया है। μ2 का मान दिया है तुमको क्या, अभी जो निकाले कितना 4/3, तो ऑब्वियसली है 1 निकलेगा, निकालना। अब अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। ये सब बोर्ड मॉडल सवाल है, क्वेश्चंस पूछता है ये सब बोर्ड में। एक अब देते हैं, फिर उसी टाइप से एक मीडियम है, ये क्वेश्चंस दे रहे हैं, डायरेक्ट फिगर समझा रहे हैं। रे आया, ये मीडियम मानो μ1 = 1 दे दिए, μ2 = दे दिए तुमको 2। बताइए कौन रेयर होगा कौन डेंसर होगा? तो ऊपर होगा रेयर, नीचे क्या हो जाएगा डेंसर। ये तो ऐसा करते हैं, कोई रे आया, इंसिडेंस किया, और ये एंगल दे दिए तुम्हें 37 डिग्री या कुछ भी दे दिए 30 डिग्री, और ये एंगल दे दिए 60 डिग्री। बनाइए तो बन जाएगा। सर ऐसा बताइए ही ना, बनाओ। तो सर बनाने लगे। पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन 30 डिग्री, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन 30 का 1/2, μ2 साइन 60 का वैल्यू √3/2, नीचे 2 कैंसिल, तो μ = न कुछ तो 1 है /√3। इसका मान लिखें तो 1/1.17, नीचे बड़ा ऊपर छोटा, इसका मतलब म्यू का मान क्या आया 1 से छोटा। आपको बताए थे म्यू का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं होता है। म्यू का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निरपेक्ष ही है। दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े थे, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ लिखा नहीं रहता है, और रिलेटिव वाला में इस तरह से लिखा रहेगा, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। इट इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 1 से छोटा कभी भी नहीं होता है। तो ऐसे भी समझो क्यों नहीं होता है। तुम समझो ये रेयर है, रेयर से जाएगा किस में डेंसर। चक्का जम करेगा तो नॉर्मल से की ओर झुकेगा ना, उल्टे फैला दिया है। तो आँख खोल करके सवाल बनाना चाहिए, आँख खोल के सवाल बनाना चाहिए। ये संभव ही नहीं है, ऐसा लाइट का फिनोमिना होता ही नहीं है। लाइट का ऐसा फिनोमिना होता ही नहीं है। तो बच्चों जब लाइट का ऐसा फिनोमिना होता ही नहीं है, तब जो हम जो कैलकुलेशंस किए इसका मतलब वो रॉन्ग है। तो आँख खोल के बनना चाहिए। फिजिक्स में क्या होता है ना, दिमाग के साथ साथ यानी कॉन्सेप्ट जो दिया जा रहा है उसमें दिमाग यूज करके लगाइए। तो कॉन्सेप्ट जो था ठीक लगाए कॉन्सेप्ट, लेकिन दिमाग को यूज नहीं कर पाए। यहाँ इसका आंसर क्या होगा, इट इज नॉट पॉसिबल।
यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तो इस तरह से तुम लोग सीखा, नोट करो। चलिए देखिए तीसरा एप्लीकेशन आपके सामने है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का थर्ड एप्लीकेशन आपके सामने है। देखिए कहता है इफ इंसिडेंस मीडियम एंड इमरजेंट मीडियम इज सेम आफ्टर refraction, then incident ray and emergent ray are parallel to each other। हिंदी हुआ इसका, अगर आपतित माध्यम एवं निर्गत माध्यम अपवर्तन के बाद समान होता है, तब आपतित किरण एवं निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। तो चीजें बहुत आसान है। यहीं पर लाइट इंसिडेंस कर रहा है, तो ये मीडियम तुम्हारा है इंसिडेंस मीडियम। आपतित माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश आपतित होता है उसको आपतित माध्यम कहेंगे। और ये तुम्हारा है, ये जब वाला जो मीडियम है ये है इमरजेंट मीडियम, मतलब निर्गत माध्यम। तो कहता है इफ, अगर इंसिडेंस मीडियम यानी आपतित माध्यम एंड इमरजेंट मीडियम और निर्गत माध्यम, यहीं से निकल रहा है, निकलने का मतलब होता है निर्गत, इज सेम, समान होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के बाद, देन, तब इंसिडेंट रे, ये है तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये तुम्हारा है इंसिडेंट रे, और ये अगर ये सब मीडियम नहीं रहता तो ये सीधे जाता, और मतलब ये हो गया इंसिडेंट रे तुम्हारा, और ये हो गया इमरजेंट रे। इसको को ये क्या हो गया तुम्हारा इमरजेंट रे, यानी ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, और ये तुम्हारा हो गया निर्गत किरण, नरसी गोपरेप, तो निर्गत किरण। तो फिर से समझना है, इफ इंसिडेंस मीडियम, अगर आपतित माध्यम एंड इमरजेंट मीडियम, निर्गत माध्यम, इज सेम, समान होता है, यानी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों बराबर होना चाहिए। आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के बाद, देन, तब इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे
आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समांतर होता है, इस बात को प्रूव करना है। यानी जिस माध्यम में लाइट आ रहा है और जिससे निकल रहा है, दोनों माध्यम अगर संयोग से सेम है, सपोज डेट यहाँ हवा है तो यहाँ भी हवा, यहाँ ग्लास है तो यहाँ भी ग्लास, ऐसी अगर बात है तब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। देखते हैं बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम लगाने के लिए आपको बताए हैं कि डायरेक्ट फर्स्ट मीडियम से लेके लास्ट मीडियम में लगा सकते हैं। तो पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 I1, लास्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4 sin I4। बट पहला मीडियम यानी इंसिडेंट मीडियम एंड इमर्जेंट मीडियम आर सेम, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ emergent medium both are also same, so we can write μ1 is equal to μ4. If μ1 and μ4 are equal, then cancel to each other. Here sin I1 is equal to sin I4, sin eliminate, so I1 is equal to I4, it means this angle and this angle are equal, this angle and this angle are equal, so both ray becomes parallel to each other, so it is parallel, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। पॉज करो वीडियो को और पॉज करो, कर दिया, लिख लो। अब अगला एप्लीकेशंस पर चलते हैं। दूसरा एप्लीकेशंस देखिए आपके सामने है। करे द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है इफ इंसिडेंट मीडियम एंड इमर्जेंट मीडियम इज सेम। अगर इंसिडेंट मीडियम और इमर्जेंट मीडियम दोनों सेम रहेगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। इस बात को प्रूव करते हैं। हिंदी लिखिए। अगर आपतित माध्यम एवं निर्गत माध्यम समान होता है तो सापेक्षिक अपवर्तनांक का गुणनफल 1 होता है, मतलब 1 होता है। तो इस बात को प्रूव करते हैं। ये एप्लीकेशन है इसका। देखो एक में बहुत सारे मीडियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान के चलो ये भी एयर है और ये भी एयर है, बाकी और सब कुछ कोई मीडियम है। रे आया, इंसिडेंस किया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, इसका μ3, इसका μ4 ले लिए। नॉर्मल खींचेंगे फटाक से, रेयर से डेंसर में जाएगा, फटाक से फिर से नॉर्मल खींचे,
फिर डेंसर से रेयर में आएगा। इस तरह से है। मान लो यहाँ पर I1, इसको हम लोग I2 कर रहे हैं, तो ये भी I2 हो जाएगा। इसको I3 कहेंगे, ये भी I3 हो जाएगा, और इसको I4 कहेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा आ गया इंसिडेंट मीडियम, और ये इमरजेंट मीडियम, निर्गत माध्यम, निर्गत माध्यम, और ये आपतित माध्यम। तो यूज करो स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, सर स्नेल्स लॉ आप सिखाए थे, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, या इसी चीज को बोले थे μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। तो ये वाला बड़ा आसान था, यही यूज करते हैं हम बार बार। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल लीजिए। तो स्नेल्स लॉ यूज करने पर μ1 साइन I1 μ2 साइन I2, यह सब सरफेस पर निकालना पड़ेगा। फॉर फर्स्ट सरफेस, पहला सतह पर आइए, क्या जानते हैं, μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन I2, या इसी चीज को आप लिख सकते हो साइन I1 बाय साइन I2 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, या इसी चीज को लिख सकते हो μ2, आपको बताए थे 1 यहाँ भी दे सकते हैं, 1 यहाँ भी दे सकते हैं, 1 यहाँ भी दे सकते हैं, 1 यहाँ भी दे सकते हैं। ये फिक्स रहता है, बाकी कहीं पर लगा सकते हो। तो हम लगा रहे हैं इसे। ये कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दो मीडियम के सापेक्ष है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए यहाँ पे फॉर सेकेंड सरफेस, इस पर आइए, फटाक से लिखाइए μ2 साइन I2 μ3 साइन I3। इसी तरह से साइन I2 बाय साइन I3 इज इक्वल टू μ3 बाय μ2, μ3 बाय μ2, इक्वेशन हो गया सेकेंड। और थर्ड सरफेस, तीसरे सतह के लिए, यानी यहाँ पर आइए, चलिए तीसरे सतह के लिए पहला माध्यम ये, दूसरा ये। तो पहला माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 साइन I3, दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4 साइन I4। यहाँ से लिख सकते हैं साइन I3 बाय साइन I4 इज इक्वल टू, इसको और लिख सकते हैं हम लोग 3 2, इक्वेशन सेकेंड।
तो यहाँ से लिख सकते हैं μ4/μ3 मतलब μ4 3, इक्वेशन थर्ड। अब हो गया पूरा कंप्लीट 1 2 तीनों सरफेस से। मैथ लगाइए, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, या ऑल इक्वेशन से डायरेक्ट लिख दो। मल्टीप्लाइंग द ऑल इक्वेशन, सभी समीकरण को मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करो। पहला समीकरण लो, सभी समीकरण को गुना करने पर, सब समीकरण को गुना कर रहे हैं। पहला समीकरण साइन आई 1/, थोड़ा दूर से, साइन I1 बाय साइन I2 गुना दूसरा समीकरण साइन I2 बाय साइन I3। फिर तीसरा समीकरण साइन I3 बाय साइन I4 बराबर पहला क्या है μ21 गुने दूसरा का μ32 गुना μ43। देखिए साइन I2 साइन I2 साइन I3 साइन I2 3 कैंसिल। चूँकि सेम मीडियम है, सेम मीडियम जब रहता है तभी तुरंत सीखे थे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। फॉर या लिखो यहाँ बट I1 बराबर किसका हो जाएगा I4 का, चूँकि इंसिडेंट एंगल है और ये इमरजेंट है, बराबर हो जाएगा। तो साइन I1 बाय साइन I4, यहाँ तक लिखो, हो सकता है नीचे नहीं दिखाई दे। पॉज करो वीडियो को, पॉज करके लिख सकते हो तुम इसको। मिटाता हूँ फिगर को। तो चलिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन I1 बाय साइन I4 इज इक्वल टू μ12 इंटू μ32 इंटू μ43। ये और ये कट जाएगा तो 1, इसलिए μ12 इंटू μ23 इंटू μ34, ये सब क्या हो जाएगा 1। पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में, तीसरे माध्यम से चौथे माध्यम में, सबका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये था इम्पोर्टेंट थ्योरी। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए,
अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है? देखिए, व्हेन रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद, और रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शंस के बाद, अपवर्तन के बाद, फॉल्स, गिरता है या पड़ता है, परपेंडिकुलरली, लंबवत रूप से, ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसी परावर्तक सतह से। परावर्तक सतह जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे मिरर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्टिंग सतह। देन तब रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण, रिटर्न्स, लौट जाती है, एलोंग सेम पाथ, उसी रास्ते से। इट इज कॉल्ड, यह कहलाता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। हिंदी वाले लिखिए, जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी परावर्तक सतह पर परावर्तक सतह पर लंबवत टकराती है, तो प्रकाश की किरण पुनः उसी रास्ते के अनुदिश लौट जाती है। इसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। इस उत्क्रमणीयता का मतलब होता है उल्टा। तो सपोज दैट ये रिफ्लेक्शंस यानी परावर्तन या अपवर्तन दोनों के लिए हो सकता है। इसलिए एग्जांपल दिए हैं। ये मानो एक मिरर है, एक मिरर ये लिए, कोई लाइट आया, पड़ा, किधर जाएगा? नॉर्मल खींचे, जो एंगल बनाया वही एंगल बना के लाइट चला गया। अब इस मिरर पर यह 90 डिग्री पर टकराया। अब इस मिरर पर 90 डिग्री पर टकराया, तो जो 90 डिग्री पर जो किरण आती है मिरर पर, वो उसी दिशा में लौट जाती है। तो फिर यह लौट करके यहाँ आया। अब यह एंगल जितना बनाया उतने एंगल बना के फिर लौट जाएगी, यानी जिधर से आया उधर ही चला गया। इसे ही हम लोग प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, जब प्रकाश की किरण परावर्तन, यहां परावर्तन हो रहा है, परावर्तन या यहां अपवर्तन होगा, दिखाएंगे उसको भी। जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी परावर्तक सतह पर लंबवत टकराती है, तो प्रकाश पुनः उसी रास्ते से होकर लौट जाती है।
पुनः उसी रास्ते से होकर लौट जाती है, इसे ही प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? ये यहाँ पर भी देखो, लाइट आया, रेयर से डेंसर में जाएगा, बेंड करके यहाँ आया, टकराया, अब इधर से गया, अब डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागा। ठीक है, इस बात को अब प्रूफ करते हैं। तो रिफ्लेक्शंस के लिए भी प्रूफ हो सकता है, यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का सिद्धांत जो है ये रिफ्लेक्शंस के लिए भी हो सकता है और रिफ्रैक्शंस के लिए भी हो सकता है। मतलब परावर्तन के लिए भी हो सकता है और अपवर्तन के लिए हो सकता है। प्रूफ किसी एक से कर देते हैं। प्रूफ, इफ रेज गोज फ्रॉम वन टू मीडियम, वन टू मीडियम, अगर रे एक से दूसरे माध्यम में जाती है तो स्नेल्स लॉ लगाओ यहाँ पे फटाक से, μ1 sin i बराबर μ2 sin r, इक्वेशन मान लिए फर्स्ट। इफ रेज गोज फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड से अब जाएगा किस में? फर्स्ट मीडियम में। अब सेकेंड से जो फर्स्ट में जाएगा क्या इसी रास्ते से जाएगा? ये तो ये कह रहा है, इसको प्रूव करना है। मान लो कि ये इसी रास्ते से नहीं लौटा है, इसके लिए एंगल मान लिए कि ये आई डैश से लौटा। कितने से? आई डैश से। अगर ये आई डैश आई के बराबर हो गया, इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा रिवर्सिबिलिटी। इसलिए इफ रे गोज फ्रॉम टू वन मीडियम, यानी दूसरे से फर्स्ट मीडियम में, देन लेट, तब माना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस आई डैश, तब इंसिडेंस एंगल इधर से जाएगा तो ये होगा, रिफ्रैक्शन एंगल ये होगा। मान लिया क्या? आई डैश, डॉटेड लाइन से दिखाएं इसको। तब चलिए अब यहाँ पर इधर से जब इधर जा रहा है तो स्नेल्स लॉ लगाइए। पहले मीडियम, दूसरा मीडियम μ1, मान लिए हैं कि ये एंगल कितना है? रिफ्रैक्टेड एंगल आई डैश, इक्वेशन मान लो सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो से। देखो एक μ2r, यहाँ भी μ2r, इसका मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर है, तो लिख दिया वहाँ पे μ1 sin i इज इक्वल टू μ1 sin i1, μ1 कैंसिल, sin i इज इक्वल टू sin i1, sin एलिमिनेट, इट मीन्स i इज इक्वल टू आई डैश, यानी पहले जितना एंगल से आया था, ये इंसिडेंस किया था, फिर लौटा जो रिफ्रैक्ट हुआ, इसका मतलब यह बोथ आर सेम। ये डॉटेड लाइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नहीं। इट मीन्स, इसका अर्थ है रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण रिटर्न्स, लौटी है अलोंग सेम पाथ, इसी रास्ते से लौटी है। इसका अर्थ है कि प्रकाश समान रास्ते के अनुदिश लौटा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फटाक से वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक लिखो। अब नया टॉपिक है आपके सामने। करे डेविएशन एंगल फॉर रिफ्रैक्शन। याद करो, डेविएशन एंगल फॉर रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे।
परावर्तन के लिए विचलन कोण, परावर्तन के लिए विचलन कोण जो परावर्तन के लिए क्या पढ़े थे हम लोग, विचलन कोण, जो डेल्टा बराबर निकला था 180 डिग्री -2i या -2r। उसी टाइप से रिफ्रैक्शंस में भी रे बेंड करता है तो कितने विचलित होगा, वही एंगल को डिफ्लेक्शन एंगल कहेंगे। ध्यान से देखिए, पहले चीज़ों को समझेंगे फिर लिखेंगे, या लिख देते हैं द एंगल, जो डिफिनेशन वहाँ था वही डिफिनेशन आएगा। द एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंस रे एंड refracted and refracted ray is called deviation angle, deviation angle और deflection angle और deflection angle for refraction। हिंदी होगा इसका आपतित किरण के वास्तविक रास्ता एवं अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन के लिए विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल द्वारा, वहां भी इसे दिखाए थे, सूचित किया जाता है। तो समझ में आ गया, देखते हैं। तो इसमें दो केस होगा, कभी मीडियम रेयर से डेंसर में जाएगा तो कभी डेंसर से रेयर में भी जाएगा। तो दो केस लिखते हैं। केस फर्स्ट, इफ रे ऑफ light goes from rare to denser, अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, तो यहां पर देखिए, ये मानो ये रेयर मीडियम है, विरल है, ये डेंसर है, मतलब सघन है,
दिखाई दे रहा है? देना चाहिए। बोल दे रहे हैं ये रेयर है, ये डेंसर है। कोई रे आया, किधर जाएगा? जाना चाहिए सीधे। तो ये तुम्हारा ओरिजिनल, मिटा के हम ऊपर बनाते हैं। नीचे मैं कंफर्म नहीं हूं कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसको मिटा देते हैं। तो रे कहां से कहां जाता है? तुम लोग पॉज करके लिख सकते हो। तो चलते हैं, मीडियम ले रहे हैं। ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, विरल माध्यम। ये है डेंसर मीडियम, मतलब सघन माध्यम। ओके, कोई रे आया आराम से, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे फटाक से। ये नॉर्मल हो गया, जाना चाहिए इसको एकदम सीधे। इट मीन्स ये है ओरिजिनल। क्या है ये भी लिख लिया, पॉज करके लिख लो। ये है आपका ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंस लाइट। आपतित किरण का वास्तविक रास्ता। ओके, हाँ, लेकिन ये रेयर से कहाँ जा रहा है? डेंसर में, इसलिए ये ओरिजिनल पाथ पर नहीं जाएगा, नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। तो ये तुम्हारा है इंसिडेंस रे, आपतित किरण। और इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे, मतलब अपवर्तित किरण। ओके, ये एंगल को आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल, इसको रिफ्रैक्टेड एंगल। तो बताओ, जाना चाहिए बेचारा को किधर? इधर जाना चाहिए, इधर, लेकिन गया नहीं। ये विचलित हो गया इतने एंगल से, ये इतना एंगल से विचलित हो गया। इसी को कहते हैं डेविएशन एंगल। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल मतलब विचलन कोण, विचलन कोण। तो डेफिनेशंस तुम खुद बना लो। आपतित किरण का वास्तविक रास्ता एवं अपवर्तित किरण के बीच के कोण को डेविएशन एंगल कहते हैं। अब ये डेविएशन एंगल निकालना चाह रहे हैं। देखो ध्यान दो, ऐसा अगर हम कर दें, जो एंगल ये वही एंगल ये, तो देखो ये उसी टाइप से है, ये सीधा गया, फिर ये गया ये, तो जो एंगल ये है वही एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम जियोमेट्री, ज्यामिति से, ज्योमेट्री से, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इसका मतलब इतना सा तो आर है और ये डेल्टा है, डेल है। तो आर प्लस डेल इज इक्वल टू आई,
इस तरह से डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर निकल गया। विचलन कोण आई आर का मान पता रहेगा, विचलन कोण तुम फटाक से निकाल लोगे। तो पॉज करो फटाक से वीडियो को, कर लिया, उसके बाद लिखो। अब रेयर से डेंसर में भेजे थे। केस सेकेंड, इफ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हो, ठीक है। तो ये ले लो, ये सघन माध्यम है, लिख देता हूं। ये डेंसर मीडियम है, डेंसर को डी से दिखाते हैं, और ये रेयर मीडियम है। लाइट आया फटाक से, लाइट आया, इसके लिए चाहिए नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। ये एंगल इंसिडेंस एंगल जाना चाहिए, ये सीधे ओरिजिनल पाथ हुआ, ओरिजिनल पाथ वास्तविक रास्ता। लेकिन ये डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर में, तो नॉर्मल से दूर भागेगा। गाड़ी चलाओ, फ्री हो गया, ये स्पीड पकड़ लेगा, जिसके कारण से ये इधर चला जाएगा। ये ओरिजिनल पाथ हुआ इंसिडेंट लाइट का। रिफ्रैक्टेड रे, ओके। तो ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ, इसको कहते हैं आर। और तुम्हारा डिफिनेशंस के अंदर विचलन कोण क्या है, ओरिजिनल पाथ से जो एंगल बनाएगा उसी को क्या कहते हैं, विचलन कोण। इस केस में यहां पर लगाओ फ्रॉम ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से जो एंगल ये है वही एंगल ये है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, समझो, ये एंगल और ये एंगल बराबर है कि नहीं। तो ये आई तो ये भी आई होगा। ये एंगल यहां से निकालो, पूरा यहां से यहां तक आर है, पूरा आर है। आर में अगर डेल को घटा दें, यानी आर माइनस डेल बराबर, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, आई। क्या कहते हैं, आई। इसलिए या तुम ऐसे लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू, आई ये है, उसके बराबर ये कैसे लिखेंगे, पूरा में, पूरा आर है, आर में माइनस कर देंगे किसको, डेल को। इसलिए ये माइनस से इधर आके प्लस हो गया, आर है आर दिए, ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया। तो दोनों फार्मूला आ गया, हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। मन लगाकर तैयारी करते रहिए, हम आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बोले हैं कोर्स कंप्लीट करेंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे, अच्छे से कर रहे हैं। आप लोग केवल कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है लाइव क्लास और अपलोडिंग क्लास में, कोई अंतर नहीं होता है, बोथ आर सेम।
टीचर चैट में क्या देख पाएगा? हम इधर पढ़ा रहे हैं कि हम अपना मोबाइल को जाएंगे देखने के लिए? हम इधर पढ़ाएंगे मोबाइल को देखने के लिए जाएंगे? क्वेश्चंस पूछना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ही हो, जो मेरा पर्सनल स्टूडेंट है, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या इस पे कमेंट भी कर सकते हो। हम देखते हैं हर एक वीडियो में। लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो, दूसरे से भी करवाओ। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। आप हो तभी हम हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।